इट चैप्टर 1 मूवी की कहानी की शुरुआत होती है यूएस के एक छोटे टाउन डेरी से। यहाँ दो भाई रहते हैं। बड़े भाई का नाम है बिल और छोटे भाई का नाम है जॉर्जी। दोनों मिलकर पानी की एक छोटी बोट बनाते हैं और जॉर्जी बारिश में उस बोट के साथ खेलते हुए बाहर चला जाता है। पानी का बहाव काफी तेज होता है और जॉर्जी की बोट एक सीवर में गिर जाती है। जब जॉर्जी बोट को लेने आगे बढ़ता है तब वहाँ एक अजीब सी चीज नजर आती है। उसे वहाँ पेनीवाइज नाम का एक क्लाउन दिखता है। वो कहता है आई एम पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन। लगता है तुम्हारी बोट यहाँ आ गई है, क्या तुम इसे लेना चाहोगे? अब जैसे ही जॉर्जी अपना हाथ बोट लेने के लिए आगे बढ़ाता है पेनीवाइज उसका हाथ काट लेता है। जॉर्जी चिल्लाता है और बचने की कोशिश करता है, लेकिन बारिश की वजह से कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता और पेनीवाइज उसकी बॉडी अपने साथ ले जाता है। फिर कहानी एक साल आगे 1989 में जाती है। स्कूल का एग्जाम खत्म हो चुका है और बच्चों की समर वेकेशन शुरू हो गई है। यहाँ हमें 4 लीड कैरेक्टर्स मिलते हैं जिनका नाम है एडी, रिची, स्टैनली और बिल। ये लोग अपनी वेकेशन का प्लान बना रहे होते हैं। इसके अलावा 2 और कैरेक्टर्स होते हैं जिनका नाम होता है बेवर्ली और बैन। अब यहाँ पर बैन डेरी टाउन में नया है और स्कूल भी उसके लिए बिल्कुल नई है, इसीलिए उसके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। तो बेवर्ली और बैन अच्छी दोस्ती कर लेते हैं। और इस कहानी का लास्ट मेन कैरेक्टर है माइक, जो एक स्लॉटर हाउस में रहता है और मीट का काम करता है। माइक अपने पुराने परिवार के तरीकों को फॉलो नहीं करना चाहता, इसलिए वो किसी की जान नहीं लेना चाहता। लेकिन उसके दादाजी हमेशा कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो जान लेते हैं और एक जो बिना मतलब अपनी जान गंवा देते हैं। अब कहानी का असली पार्ट शुरू होता है। सभी बच्चे अपने डर का सामना एक एक करके करते हैं। माइक सबसे पहले है। वो मीट लेके मीट शॉप जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है उसे दिखता है कि अंदर कुछ जल रहा है और जलते हुए हाथ बाहर आ रहे हैं। माइक बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्टैनली पर। उसे एक बुक पढ़ने को कहा जाता है, लेकिन वो सही से नहीं पढ़ पाता। तो उसके पिता कहते हैं तुमसे कुछ नहीं होगा, ये किताब ऑफिस में रख दो। जब स्टैनली ऑफिस में किताब रखने जाता है तभी पीछे एक औरत की तस्वीर में से वो औरत निकल आती है। वो स्टैनली पर हावी हो जाती है और स्टैनली डर के मारे चुपचाप भाग जाता है। अब बैन की बारी आती है। वो लाइब्रेरी में बैठकर डेरी टाउन के पुराने इवेंट्स पढ़ रहा होता है। उसे पता चलता है कि 1908 में टाउन में एक बड़ी आग लगी थी और 91 बच्चे गायब हो गए थे और सिर्फ उनके खून से भरे कपड़े मिले थे। तभी बैन के सामने एक गुब्बारा आता है। वो उसका पीछा करता है और कुछ ईस्टर एग्स फॉलो करते हुए नीचे एक और लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, लेकिन वहां एक सर कटा हुआ बच्चा उसके पीछे पड़ जाता है और बैन बहुत डर जाता है और वहां से भागता है। अब स्कूल के कुछ बुली बच्चे हेनरी, पैट्रिक और विक्टर बैन को पकड़ लेते हैं। हेनरी जो उस ग्रुप का लीडर है वो चाहता है कि बैन के पेट पर उसका नाम लिखे। हेनरी चाकू से एच बैन के पेट पर लिख देता है और बैन चिल्लाता है, मदद मांगता है, लेकिन कोई नहीं आता। आखिर में बैन हेनरी के मुंह पर लात मार देता है और पीछे की खाई में गिर जाता है। अब हेनरी को बहुत गुस्सा आता है कि बैन ने उसके मुंह पर लात कैसे मारी। वो अपने दोस्तों को बैन का पीछा करने के लिए भेज देता है और खुद भी वहीं कूद जाता है, लेकिन गलती से उसका चाकू वहीं गिर जाता है। उसके दोस्त अब बैन के पीछे लग जाते हैं, लेकिन बैन चुपके से वहां से निकल जाता है। अब पैट्रिक को पास के सीवर से आवाज सुनाई देती है और वो उसे ढूंढने के लिए सीवर में चला जाता है। उसके पास स्प्रे और लाइटर होता है जिससे वो रोशनी करता हुआ आगे बढ़ता है। तभी कुछ अजीब आवाजें आती हैं और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पेनीवाइज दिखता है जो उसे वहीं मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है बैन पर। वो जान बचाकर भाग रहा होता है और अपनी स्कूल के 4 दोस्त यानी कि बिल, एडी, स्टैनली और रिची उसे मिल जाते हैं। वो सब मिल के शहर वापस आते हैं और बैन की हालत देखकर मेडिकल स्टोर जाते हैं दवाइयाँ लेने के लिए, लेकिन उनके पास पैसे कम होते हैं, इसलिए वो सारी ज़रूरी दवाइयाँ नहीं ले पाते। तब बेवर्ली वहाँ आती है और बाकी बच्चे उससे पूछते हैं कि क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और हमारा दोस्त बैन काफ़ी ज़ख्मी है। बेवर्ली स्टोर कीपर को डिस्ट्रैक्ट कर लेती है और तब बिल, एडी, स्टैनली और रिची चुपके से दवाइयाँ लेके बैन के पास पहुँच जाते हैं और उसका इलाज शुरू कर देते हैं। बेवर्ली पीछे से आकर कहती है, क्या तुम्हें ठीक से बैंडेज भी करना आता है? इसके बाद हमें बेवर्ली का घर दिखाया जाता है जहां वो अपने पिता के साथ रहती है, लेकिन उसके पिता का बिहेवियर काफ़ी बुरा था। बेवर्ली को लगता था कि उसके पिता हमेशा उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, कभी छोटे काम के लिए डांट देते हैं, कभी बालों के बारे में बोलते हैं। इस वजह से बेवर्ली परेशान हो जाती है और एक मोमेंट पर वो अपने सारे बाल काट देती है और उसके सारे बाल गिरकर सिंक में गिर जाते हैं। अगले दिन सारे दोस्त अपनी वेकेशन एंजॉय करना चाहते थे, इसलिए वो एक ऊंची चोटी पर जाते हैं और वहां से जंप करने का डिसाइड करते हैं, बस मज़े के लिए। तभी उनकी न्यू फ्रेंड बेवर्ली भी आ जाती है और बिना सोचे सीधा जंप मार देती है और सारे बच्चे काफ़ी खुश होते हैं और मस्ती करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब सब वापस आते हैं तो एडी को बैन की एक बुक मिलती है जिसमें शहर की पुरानी फ़ोटोज़ होती हैं।
बैन कहता है मेरे पास और भी फोटोज हैं, क्या तुम देखना चाहोगे? और तब सब बैन के घर चले जाते हैं। बैन के घर पहुंचने पर पता चलता है कि उसके पास शहर से जुड़ी पुरानी यादें हैं। एडी कहता है कि उसे घर पहुंचने में देर हो गई है, इसलिए वो वहां से निकल जाता है। वो शहर के एक रास्ते पर जाता है जहां एक अबेंडेंड हाउस था। तब भी उसकी घड़ी का अलार्म बजता है जो दवाई लेने के लिए सेट किया गया होता है। लेकिन तभी दवाइयाँ रोड पर गिर जाती हैं और जैसे ही वो दवाइयाँ उठाने लगता है, एक बीमार इंसान आता है और उसे उठा लेता है। अब एडी डर के मारे भागता है, लेकिन वो इंसान उसका पीछा करता है। फिर भी एडी कैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर घर पहुंच जाता है। अब बेवर्ली की बारी आती है। वो बाथरूम में होती है और वॉश बेसिन से आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि कोई कह रहा है, क्या तुम भी हमारे साथ ठहरोगी, क्या तुम यहाँ आना चाहोगी? अब वो चेक करने के लिए अपने पिता का इंची टेप लेकर वॉश बेसिन में डाल देती है। तब उसे पता चलता है कि नीचे लोहा है, यानी पाइप ब्लॉक है। जब वो इंची टेप निकालती है तो उसके कटे हुए बाल खून से चिपके हुए बाहर आते हैं। फिर एक बड़ा खून का फव्वारा वॉश बेसिन से निकलता है और पूरा बाथरूम लाल हो जाता है। बेवर्ली डर के मारे चिल्लाती है और अपने पिता को बुलाती है। जब पिता आते हैं तो वो कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तब बेवर्ली कहती है, क्या आपको बाथरूम के अंदर खून का फव्वारा नहीं दिख रहा? हर जगह लाल दीवारें नहीं दिख रही? मगर उसके पिता बिना कुछ कहे वहां से निकल जाते हैं। और अब अगले दिन बेवर्ली अपने दोस्तों को ये बात बताती है। पहले उनके दोस्त सोचते हैं कि शायद वो मजाक कर रही होगी, लेकिन जब वो उसके बाथरूम में जाते हैं तो वहां सच में सारी दीवारें लाल हो चुकी होती हैं। हर जगह खून ही खून फैला हुआ होता है और बच्चे डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले बाथरूम की सफाई करनी होगी, सारा खून साफ करना होगा, बाथरूम को पहले जैसा बनाना होगा। तो सब मिलकर सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। सफाई के बाद जब सब घर जाने लगते हैं, उनके मन में एक सवाल आता है, क्या ये सब सिर्फ हमारे साथ हो रहा है या बाकी सबके साथ भी? फिर एक एक करके सब अपनी इंसिडेंट शेयर करते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि बच्चों के साथ ही कुछ ऐसी अनहोनी हो रही है जो हकीकत जैसी लगती है, सपना नहीं। तभी उन्हें माइक की साइकिल दिखती है और उन्हें लगता है कि शायद हेनरी माइक को परेशान कर रहा होगा। वो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि हेनरी और उसके दोस्त माइक को काफ़ी परेशान कर रहे हैं। उसे भेड़ का कच्चा मीट खाने के लिए लिटा कर रखा हुआ है। तभी उसके दोस्त वहां पर पहुंचकर उन पर पत्थर बरसा देते हैं। हेनरी और उसके दोस्त भी पत्थर मारते हैं, लेकिन तादाद ज़्यादा होने की वजह से तीनों को वहां से भागना पड़ता है। अब सब मिलकर बातचीत करते हैं और तब बैन कहता है कि ये सारी घटनाएं हर 27 साल में रिपीट होती हैं। 1908 में शहर में आग लगी, 1935 में शहर को फिर रिक्रिएट किया गया लेकिन लोग मारे गए, 1962 में लोग लापता हो गए और अब 1989 में फिर से ये साइकिल चल रही है। काफ़ी बच्चे गायब हो चुके हैं। बैन समझ जाता है कि कोई है जो हर 27 साल बाद जागता है और 1 साल तक सबका शिकार करता है। इसलिए वो अपने घर के सारे डायग्राम्स और मैप्स लेकर बिल के गैरेज में जाता है और प्रोजेक्टर पर सब फोटोज देखने लगता है। तब उन्हें पता चलता है कि मैप्स के थ्रू शहर के सारे सीवर एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, वही अबंडेंट हाउस जहां एक छोटा सा कुआं है। ये कुआं पूरे शहर के सीवर लाइंस से कनेक्टेड है। सब डिसाइड करते हैं कि हमें वहां जाकर देखना चाहिए कि शहर में क्या हो रहा है, बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं और इसका सीवर से क्या कनेक्शन है। लेकिन तभी पेनीवाइज टीवी से निकलकर उन पर अटैक कर देता है। सब उससे बचने की कोशिश करते हैं। माइक प्रोजेक्टर को लात मार देता है, लेकिन पेनीवाइज वहां से नहीं जाता। काफ़ी स्ट्रगल के बाद जब सब गैरेज से बाहर धूप में आते हैं तभी वो बच जाते हैं। अब सभी लोग डिसाइड करते हैं कि अगर शहर में होने वाली आतंकी घटनाओं को रोकना है तो हमें उस घर के अंदर जाकर पता लगाना होगा कि पेनीवाइज हमसे क्या चाहता है। अब घर के अंदर जाने से पहले सब अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन वहाँ हर एक के साथ नए हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। सबको अपने डर का सामना करना पड़ता है। एडी को तस्वीर वाली भूत दिखाई पड़ती है, बिल को अपना छोटा भाई नजर आता है और माइक को जलते हुए हाथ दिखाई देते हैं। काफ़ी स्ट्रगल के बाद सब एक जगह पर मिल जाते हैं। तब पेनीवाइज अपने पूरे रूप में उनके सामने आ जाता है, लेकिन बेवर्ली वहां पहुंच जाती है और एक सरिये से उसके ऊपर अटैक कर देती है। ये समझ आता है कि पेनीवाइज कभी ग्रुप पर अटैक नहीं करता, वो हमेशा एक अकेले इंसान पर अटैक करता है और वो थोड़ा जख्मी भी था। इसी वजह से वो हार मानकर वहां से निकल जाता है। जब सब घर के बाहर आते हैं, एडी की मोम वहां आ जाती है और उन्हें डांटती है। वो कहती है, तुम मेरे बेटे के साथ ऐसे क्यों घूम रहे हो? मैंने मना किया था, फिर भी तुम नहीं सुनते। फिर वो एडी को लेकर वहां से निकल जाती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है हेनरी पर। हेनरी पुलिस वाले का बेटा था और वो गन के साथ खेल रहा था। तब उसके पिता आते हैं और उसे खरी खोटी सुनाते हैं। दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती होती है। तब वो देखता है कि पोस्ट बॉक्स के आगे एक बड़ा रेड बलून है। जब वो जाकर चेक करता है तो पोस्ट बॉक्स के अंदर एक छोटा गिफ्ट मिलता है
जब हेनरी गिफ्ट खोलता है तो उसे अपना पुराना चाकू मिलता है जो बेन पर अटैक करते वक्त जंगल में गिर गया था। तभी पेनीवाइज की आवाज़ उसके पीछे से आती है और उसे उकसाती है कि अपने पिता को मार दे। अब हेलुसिनेशन में आकर हेनरी अपने पिता को चाकू से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ बेवर्ली बिल से मिलने के लिए घर से निकलती है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। बेवर्ली अपने पिता का सामना करती है और जब वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं तब वो उनके सर पर मारकर बाथरूम में छिप जाती है। उसके पिता दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं, लेकिन बेवर्ली कैसे तैसे करके उन्हें बेहोश कर देती है। तभी पेनीवाइज आ जाता है और उसे उठाकर ले जाता है। ये बात जब बिल को पता लगती है तो वो अपने दोस्तों को कॉल करके बताता है कि बेवर्ली को पेनीवाइज ले गया है। तो सब डिसाइड करते हैं कि हमें फिर से उसी एबंडेंट हाउस में जाना होगा जहां का कुआं पेनीवाइज के साथ कनेक्टेड है। सब बच्चे अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ कुएं में जाने की कोशिश करते हैं। माइक उन्हें रस्सी देता है ताकि वो सुरंग के अंदर जा सकें। तभी हेनरी आ जाता है और माइक को मारने लगता है। बच्चे नीचे से चिल्लाने लगते हैं, हेनरी उसे मत मारो, माइक उसका सामना करो। कैसे तैसे करके माइक हेनरी से लड़ता है और हेनरी कुएं में गिर जाता है। माइक भी रस्सी के सहारे सबके साथ अंदर आ जाता है। अब वहां पहुंचकर उन्हें बेवर्ली का अनकॉन्शियस शरीर मिलता है। अब जब वो लोग ऊपर देखते हैं तो सारा कचरा और लाशें हवा में तैर रही होती हैं। तब उन्हें समझ आता है कि डर ही पेनीवाइज की सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई डरेगा पेनीवाइज उसके डर से हावी होकर उसे मार देगा, लेकिन बेवर्ली नहीं डरी, इसलिए पेनीवाइज उसे सिर्फ अनकॉन्शियस कर पाया था। तभी बेन उसे किस करता है और बेवर्ली वापस अपने कॉन्शियस माइंड में आ जाती है। तब बिल को अपने छोटे भाई की झलक नजर आती है। अपने भाई का पीछा करते हुए वो अपने कटे हाथ के साथ बिल के सामने आता है और कहता है, बिल सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी नाव वापस नहीं ला पाया क्योंकि तेज़ बरसात थी और नाव गटर में चली गई थी और वहाँ पर कोई आया और मुझे गटर से ले गया। मैं सॉरी कहता हूँ, मुझे घर ले चलो, आई मिस यू, आई लव यू बिल। बिल कहता है, तुम मुझे मिस तो कर रहे हो लेकिन तुम असली जॉर्जी नहीं हो, और फिर वो उस पर शूट कर देता है। जैसे ही जॉर्जी की बॉडी पर शूट होता है वो हिलने लगती है और धीरे धीरे उसकी बॉडी कम्प्लीटली बदल कर इट यानी कि पेनीवाइज बन जाती है। तब पेनीवाइज वापस उनके सामने आता है और अटैक करना शुरू कर देता है। सबको पता था कि जब वो सब साथ होंगे तो पेनीवाइज का अटैक उन पे काम नहीं करेगा। सब मिलकर उसकी धुलाई करना शुरू कर देते हैं। पेनीवाइज एक एक करके सबको उनके विजन्स और डर दिखाता है, लेकिन अब सब इतने मजबूत हो गए थे कि उनका डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। बच्चे उसे इतना मारते और पीटते हैं कि पेनीवाइज खुद उनसे डर जाता है और हार मानकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सब बच्चे एक जगह पर मिलते हैं और कसम खाते हैं कि अगर 27 साल बाद पेनीवाइज वापस आता है तो सब मिलकर इसका सामना करेंगे। सब अपने हाथ को कांच के टुकड़े से काटकर ब्लड ओथ लेते हैं, यानी कि खून की कसम। वो सब प्रॉमिस करते हैं कि आज जैसे उन्होंने इसका सामना किया भविष्य में भी सब मिलकर उससे लड़ेंगे। और इसी कसम के साथ 8 चैप्टर 1 मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।